प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं ब्रैकेट नोटेशंस क्या हैं, उनकी मूल अवधारणा को आज हम देखेंगे। तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से हमें मालूम है कि हमें मैट्रिक्स और सदिशों की आवश्यकता होती है, और क्वांटम यांत्रिकी का जो मूल समीकरण है श्रोडिंगर समीकरण, उसमें हमें अवकलन और समाकलन की आवश्यकता होती है। डिराक की जो संकेतन है, जिसे हम ब्रैकेट नोटेशंस भी कहते हैं, ये इन दोनों को परस्पर जोड़ते हैं। ये संकेतन किसी भी कण की क्वांटम अवस्था को सरल एवं संक्षिप्त रूप में निरूपित करते हैं। यानी कि क्वांटम यांत्रिकी में अगर हम किसी कण को दिखाते हैं तो उसके वेव फंक्शन से उसके स्टेट को प्रदर्शित करते हैं, और उस वेव फंक्शन को निरूपित करने का एक तरीका है ब्रैकेट नोटेशंस। ये एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी के रूप में हमारे पास हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कण की जो अवस्था फलन है, अवस्था जो सदिश है, उसको अगर हम साई ए से लिखें तो प्री वेक्टर स्पेस में इसे ये जो ब्रै वेक्टर है, जैसे हम ये एंगुलर ब्रैकेट और ये स्ट्रेट लाइन के बीच में जो हमने वेव फंक्शन लिखा है उससे दर्शाते हैं, और पोस्ट वेक्टर स्पेस में हम इसे कैट वेक्टर से दर्शाते हैं। और कैट वेक्टर में हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन पहले बनाते हैं, फिर वेव फंक्शन लिखते हैं, और उसके बाद जो एंगुलर ब्रैकेट है वो बनाते हैं। यानी कैट वेक्टर में हम एंगुलर ब्रैकेट बाद में बनाते हैं और स्ट्रेट लाइन पहले खींचते हैं, और ब्रै वेक्टर में हम जो है वो एंगुलर ब्रैकेट पहले बनाते हैं और स्ट्रेट लाइन हम बाद में खींचते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम ये देखें तो एक तरह से ब्रैकेट एक जो शब्द है हमारे पास, तो ये एंगुलर ब्रैकेट को तोड़ के ये शब्द बने हैं। ये बना है ब्रै और कैट नोटेशंस, क्योंकि एंगुलर ब्रैकेट में हम यूँ दिखाते हैं दो ब्रैकेट्स को, तो यहाँ पर एक लाइन के द्वारा इसको तोड़ के जो एंगुलर ब्रैकेट पहले है वो बन गया है ब्रै वेक्टर, जब एंगुलर ब्रैकेट बाद में है तो वो बन गया है कैट वेक्टर, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। और इनका काम क्या है अब आपको समझ में आ गया है कि ये कण के स्टेट फंक्शंस को हम इसके द्वारा निरूपित करते हैं, यानी उसके एक लिखने का एक तरीका है। अब हम मान लो कि किसी अन्य अवस्था को कण की साई बी से लिखें, तो यानी वेव फंक्शन साई बी से लिखें, तो हम दोनों का जो सुपरपोजिशन है वो भी उसके एक अवस्था को निरूपित करता है। तो हम ये देखते हैं कि साई ए प्लस साई बी जो है, ये जो कैट वेक्टर से मैंने निरूपित किया है, इसको मैं ब्रै वेक्टर के थ्रू भी दर्शा सकती हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग हैं, चाहे मैं उस स्टेट के सम को कैट वेक्टर के थ्रू दर्शाऊँ या उसके सम को हम ब्रै वेक्टर के थ्रू दर्शाएँ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अगर हम ये दिखा रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं लैम्डा जो कैट वेक्टर है साई ए का, वो किसके बराबर होगा, लैम्डा स्टार साई ए के ब्रै वेक्टर के बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रै वेक्टर है वो कैट वेक्टर का हर्मिशियन कॉन्जुगेट वेक्टर है। इसके द्वारा ये हमें, यानी हर्मिशियन कॉन्जुगेट हैं आपस में ब्रै और कैट वेक्टर। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैंने ब्रै वेक्टर लिखा है तो वो मैं कैट वेक्टर का कॉन्जुगेट लेके उसका क्या निकालूंगी, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आप समझते हैं अच्छे से कि जब हम मैट्रिक्स में बात करते हैं तो ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलते हैं। और यही काम हम एक्चुअली ब्रै से कैट में बदलेंगे और कैट से ब्रै में वेक्टर में बदलेंगे। तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो ब्रै वेक्टर है वो किसी भी संकेतन में हमारे पास, वो आपके पास एक जो रो वेक्टर है, और जो आपके पास कैट वेक्टर है वो एक कॉलम वेक्टर है, इसलिए भी हम ऐसा इसको दर्शाते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके पास, तो अगर हमें ब्रै वेक्टर को कैट वेक्टर में चेंज करना है तो हमें ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा उसका, क्योंकि ब्रै वेक्टर एक रो वेक्टर है और कैट वेक्टर एक कॉलम वेक्टर है, इसलिए। और ट्रांसपोज यही काम करता है, रो को कॉलम में बदलता है और कॉलम को रो में। तो इसका मतलब अगर हम ये देखें कि ये जो वेक्टर्स हैं ये एक संयुग्मी राशियों के रूप में होंगे, इसका मतलब, तो अगर किसी कैट वेक्टर को साई ए को मैं ए प्लस आइटा बी से दिखा रही हूँ तो ब्रै वेक्टर किस तरह से दर्शाया जाएगा, उसका कॉन्जुगेट के रूप में ए माइनस आइटा बी के रूप में दिखाया जाएगा। और लेकिन अगर यदि मेरे पास जो साई वेक्टर है, कैट वेक्टर है, वो रियल है, तो उसका जो कॉन्जुगेट मैं ब्रै वेक्टर दिखाऊंगी वो भी कैसा होगा, रियल ही होगा। यानी जो कॉन्जुगेट पार्ट है वही बदलता है, उसी का ही सिंबल बदलता है, जो इमेजरी पार्ट है उसी का ही हम कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो इमेजरी पार्ट होता है तब हम उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो ब्रै वेक्टर बन जाता है। कैट है तो वो ब्रै बन जाएगा और ब्रै है तो वो कैट बन जाएगा। तो यहाँ से इसी तरह अगर हम देखें तो अगर साई मेरे पास कोई फंक्शन है, उसको मैंने किसी कांस्टेंट से गुणा करके साई ए प्लस एक साई बी को बी से गुणा करके दर्शाया है कैट फॉर्म में, तो जो ब्रा फॉर्म में मैं दर्शाऊंगी वो हो जाएगा, साई का जो ब्रै फंक्शन बनेगा वो हो जाएगा ए
साई ए प्लस बी साई बी कौन से ये हैं, ये सब कौन से फंक्शन है, ब्रे फंक्शन है। अब यहाँ पे चूंकि कोई भी आयटा टर्म नहीं थी इसलिए इसको एज इट इज़ ही दर्शाया गया है। लेकिन अगर यहाँ आयटा टर्म हो, जैसे कि हमने नीचे लिखा है कि ए साई ए प्लस आयटा बी साई बी, तो अगर मैं इसको ब्रा वेक्टर में दिखा रही हूँ तो ये हो जाएगा ए साई ए का कैट की जगह ब्रे वेक्टर, और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा तो प्लस आयटा की जगह मैं माइनस आयटा से रिप्लेस करूँगी, और साई बी की का कैट वेक्टर को किससे रिप्लेस कर दूँगी, ब्रा वेक्टर से उसके रिप्लेस कर दूँगी। तो हमें यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि साई ए प्लस साई बी ये दोनों अगर कैट वेक्टर है और इनको मैं जोड़ रही हूँ तो इसको जो द्वैत ब्रे सदिश है वो हो जाएगा ब्रे साई ए प्लस ब्रे साई बी। दोनों को हमने यानी कैट को मैंने किस में बदल दिया है, ब्रे वेक्टर में बदल दिया है। परंतु अगर मैं इसमें ये करना चाहूँ कि एक तो कैट रखूँ और दूसरा ब्रे वेक्टर जोड़ूँ तो इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास इसका मतलब साई का मान अगर कांस्टेंट से गुणा करके, जैसे मैंने यहाँ दिखाए थे कि लैम्डा 1 साई 1 प्लस लैम्डा 2 साई 2 हो, तो इसको मैं ये कह सकती हूँ कि जो कैट वेक्टर है लैम्डा वो किस तरह से लिखा जा सकता है, समेशन ओवर आई लैम्डा आई साई ए की तरह। क्योंकि एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि जब कांस्टेंट से गुणा होता है तो इस कैट वेक्टर पे कोई असर नहीं होता है। तो कैट जो आपके पास कैट वेक्टर से जो गुणा होने वाला नंबर है वो एज इट इज़ ही दर्शा दिया जाता है, चाहे वो सम लीनियर सम के रूप में हो, चाहे वो गुणन एक ही नंबर हो, चाहे वो लीनियर सम हो। अब अगर ये एओपी में अगर एक रेखिक संकारक ले रही हूँ, लीनियर ले रही हूँ, तो अगर मैं इस लीनियर संकारक को किसी कैट वेक्टर पे ऑपरेट करती हूँ जो कि किसी भी कण का स्टेट फंक्शन है, तो मुझे एक अनादर स्टेट फंक्शन मिलेगा जिसे मैं उस दूसरे कैट से व्यक्त कर सकती हूँ, वो होगा साई पे। तो इसी तरह एओबी अगर लैम्डा साई ए पे लिख रहा है तो इसे मैं लैम्डा कांस्टेंट को बाहर रख के एओपी साई ए पे लगता हुआ दर्शा सकती हूँ। तो इस तरह से हम कैट को कैसे ऑपरेट करते हैं ब्रे में, और ब्रे से कैसे कैट में, और कैसे किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं तो हम दिखाते हैं। तो ये हमने देखा है और ये हमने आपको बता ही दिया है कि ब्रे जो वेक्टर है वो एक रो वेक्टर होता है सदिश रूप में, अगर मैट्रिक्स रूप में हम देखें तो, और कैट वेक्टर सामान्यतः क्या होता है, कॉलम वेक्टर होता है। तो ये जो कैट वेक्टर है ये कॉलम के फॉर्म में यहाँ दर्शाया गया है, और जो ब्रे वेक्टर है वो एक आपके पास रो की फॉर्म में, रो वेक्टर की फॉर्म में दर्शाया गया है। और अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो हम इन दोनों को मिलाकर इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच के दोनों को अलग अलग कर दिया है। और इसका मतलब क्या है कि एक तरह से सदिश रूप में मैं देखूं तो ये क्या है, गुणनफल हो गया है a1 b1 प्लस a2 b2। यानी एक तरह से मैं कह सकती हूँ ये कैट जो बी कैट वेक्टर है उसका ब्रे ए वेक्टर के साथ क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। इसे मैं इस तरह से भी देख सकती हूँ। तो अगर आपके पास बी और ए का स्केलर प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ तो वो किसके बराबर होगा, ए बी के जो कॉन्जुगेट है उसके बराबर होगा, जहाँ बी ए क्या है, एक तरह से इनर प्रोडक्ट मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो हमने ये देख लिया है कि जो ब्रे वेक्टर है वो कैट वेक्टर का कॉन्जुगेट हो जाता है। तो यहाँ ब्रे वेक्टर को कैट का कॉन्जुगेट बनाया है और कैट को ब्रे का कॉन्जुगेट बनाया है। इस तरह से हमने इसको रिप्लेस किया है। अब इसको कुछ जो हमने अभी तक फंक्शन पढ़े हैं क्वांटम यांत्रिकी के, जो कुछ हमने नियम पढ़े हैं उसको हम ब्रैकेट नोटेशंस में दिखाना चाहते हैं कि कण की समष्टि, किसी भी समष्टि में पूरे स्पेस में जो पाए जाने की प्रायिकता है वो हम देख चुके हैं कि वे फंक्शन के वर्ग के द्वारा दर्शाई जाती है। और अगर ये सामान्यकृत फलन हो जाए साई, तो हम ये कहते हैं कि कण पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं अवश्य उपस्थित होगा। इसलिए इंटीग्रेशन -∞ से +∞ साई स्टार साई डेटा इज इक्वल टू 1। यानी ओवर मैं ये कह सकती हूँ कि जो वेव फंक्शन का वर्ग है वो कण के पाए जाने की संभावना को व्यक्त करता है। और यहाँ पर हमने -∞ से +∞ लिया है, तो संपूर्ण समष्टि में, संपूर्ण स्पेस में पार्टिकल कहीं ना कहीं अवश्य होगा, इसलिए ये मान क्या हो जाता है, 1। और हम इसको जब हम ब्रैकेट नोटेशंस में दिखाते हैं तो हम इसको लिखते हैं साई स्टार, पहले ब्रा वेक्टर से दिखाया और फिर कैट वेक्टर से दिखाया है, यानी इनर प्रोडक्ट हम दिखाते हैं और ये मान किस रूप में होगा, 1 रूप में। तो ब्रैकेट नोटेशन में प्रायिकता को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं। और अगर ये दोनों ही साई हो जाएं तो ये क्या बन जाता है, उसका इन साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट बन जाता है। और प्रत्याशा मान को हम देख चुके हैं किस तरह से दिखाते हैं कि किसी संकारक की जो प्रत्याशा मान है उसको हम कैसे दिखाते हैं कि आपके पास -∞ से +∞, तो ये मान हो जाएगा साई स्टार एओपी साई डीटा के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रैकेट नोटेशंस में अगर मैं इसको दिखाऊंगी तो किस तरह से लिखूंगी कि पहले तो ब्रे वेक्टर साई स्टार का, फिर एओपी और फिर साई, यानी एओपी साई के साथ भी कर सकता है। और अगर मैं इसको
इस तरफ से ऑपरेट करती हूँ तो ये ब्रे वेक्टर के साथ भी ऑपरेट हो सकता है, ये दोनों तरह से ऑपरेट होता है। अब हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की, और स्केलर प्रोडक्ट हम वेक्टर्स में जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअली मुझे रिजल्ट क्या देता है, एक नंबर देता है। और अब यहाँ पे इनर प्रोडक्ट की मैं बात करूँ, इनर प्रोडक्ट ऑफ का हम दिखाना चाहते हैं साई 1 और साई 2 का, तो इनर प्रोडक्ट को हम किस तरह से लिखेंगे, ब्रे साई 1 और कैट साई 2 के रूप में। और इनर प्रोडक्ट एक तरह से हमने यहाँ भी दिखाया था, क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखूँ जनरली क्वांटम रूप में, तो क्या हो जाएगा, साई 1 स्टार साई 2 डी टॉ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और इसको ब्रैकेट नोटेशंस में जब मैं दिखा रही हूँ तो मैं दिखाऊंगी ब्रे साई 1 और कैट साई 2 से मैंने इसको जोड़ के संयोजन रूप में लिखा है, तो इसे हम इनर प्रोडक्ट भी साई 1 साई 2 का कहते हैं। और अगर जब मैं इनर प्रोडक्ट कह रही हूँ और अगर ये दोनों सेम हो जाएं वेव फंक्शन, तो ये मान क्या होना चाहिए, एक क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो ये मान क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। और अगर ये 1 होता है तो फलन, जैसे कि अभी हमने कहा कि यहाँ पर भी ये फलन कैसा हो जाता है, नॉर्मलाइज फलन हो जाता है। तो ये इनर प्रोडक्ट की विशिष्ट कंडीशन हो जाएगी, जब साई 1 इजिकल टू साई 2 हो जाएगा तो ये मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं आगे और कि हम जब सिंपल वेक्टर्स की बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि ए डॉट ए का हम 1 गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर मिलता है, और अगर ए डॉट ए 1 हो तो हम उसे कहते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है। तो जैसे कि मैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स की जब बात करती हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करती हूँ, तो मुझे अच्छे से मालूम है, मैं एक्स दिशा में यूनिट वेक्टर डिफाइन करती हूँ आई कैप, वाई दिशा में यूनिट वेक्टर डिफाइन करती हूँ जे कैप, और जेड दिशा में यूनिट वेक्टर डिफाइन करती हूँ के कैप। तब उस स्थिति में हम देखते हैं कि अगर मैं इसको ब्रैकेट नोटेशंस में दिखाऊंगी तो 3D स्पेस में हम ये कह सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट के रूप में जब हमने दिखाया तो आई डॉट आई एक तरह से ब्रे आई का जो हम है कैट आई के साथ जो नोटेशंस दिखा रहे हैं, इनर प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तो आई आई जेड जे के का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आई डॉट भी हम जानते हैं 0 होता है, जैसे हम दिखाते हैं कि जे डॉट के, आई डॉट जे और जे डॉट आई, इन सब के मान क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इसी तरह अगर मैं ब्रैकेट नोटेशन में करूं तो ये जो दोनों कंडीशन मिलके हैं, जो वेक्टर्स में हम दिखा रहे हैं, उसको हम ब्रैकेट नोटेशंस में भी इनर प्रोडक्ट के द्वारा दिखा सकते हैं कि साई आई और साई जे अगर दो फंक्शंस हैं और वो इस तरह से ऑपरेट करते हैं परस्पर में, ब्रैकेट के थ्रू हम इनको दिखा रहे हैं कि आपस में इस तरह से इनर प्रोडक्ट होता है इनका कि मुझे डेल्टा आई जे मिलता है, क्रॉनिक का डेल्टा मिलता है। इसका मतलब क्या है कि आई नॉट इक्वल टू जे है तो ये मान 0 है, और आई इक्वल टू जे है तो ये मान 1 है। और ये मान जब 1 है तो हमने देखा है ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, और ये जब 0 हो जाता है तो ये कहलाती है ऑर्थोगोनल कंडीशन। और ये दोनों मिलके किसका निर्माण करती हैं, ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन का निर्माण करती हैं। तो ब्रैकेट नोटेशंस में हम ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन को भी निरूपित कर सकते हैं कि साई आई साई जे अगर 0 है तो ये ऑर्थोगोनल कंडीशन है, और साई आई साई जे ब्रैकेट नोटेशन जब हमने इस तरह से लिखा है और ये 1 है तो ये नॉर्मलाइज कंडीशन है। अब यहाँ पर हम देख लिया है हमने कि अगर साई 1 और साई 2 0 है तो वो ऑर्थोगोनल होते हैं एक दूसरे पर। तो इसको अगर मैं बात करूँ और इसमें लिखूँ 3 डायमेंशन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ ब्रैकेट की फॉर्म में कि ब्रे आई का कैट किसके साथ, जे के साथ, और जे का ब्रे किसके साथ, के साथ, के का ब्रे कैट किसके साथ, आई के साथ। इसका मान अगर 0 है तो ये क्या होंगे, परस्पर ऑर्थोनॉर्मल होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, ऑर्थोनॉर्मल होंगे। अब यहाँ पर अगर स्केलर प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ तो स्केलर प्रोडक्ट में साई 1 का ए ओ पी साई 2 के साथ भी देख करती हूँ जब, यानी यहाँ पर हमने साई 2 पर अब एक ऑपरेटर लगा दिया है, तो इन दोनों का जब मैं स्केलर प्रोडक्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, साई 1 ये स्ट्रेट लाइन एंगुलर ब्रैकेट में हमने साई 1 रखा, फिर स्ट्रेट लाइन ए ओ पी साई 2 लगाया एंगुलर ब्रैकेट में, यानी ब्रे साई 1 को किसके साथ, कैट वेक्टर के साथ हमने इनर प्रोडक्ट किया है ए ओ पी साई 2 के कैट वेक्टर के साथ। और इसी तरह अगर मैं क्या करूं कि ए ओ पी का कैट को गुणा करूं कैट वेक्टर अब साई 1 के साथ, बजाय साई 2 के बजाय ऑपरेटर अब मैं किस पे लगा रही हूं, साई 1 स्टेट वेक्टर पे लगा रही हूं, और इसका कैट साई 2 के साथ जब मैं स्केलर प्रोडक्ट करती हूं तो मुझे क्या मिलता है कि ए ओ पी साई 1 ब्रे कैट किसके साथ हो रहा है, साई 2 के साथ। और अगर ये दोनों बराबर हो जाएं और इस तरह से बराबर हो जाएं कि मैं इसको इस तरह से भी निरूपित कर सकूं कि साई 1 ए ओ पी साई 2, यानी ये ब्रे और बीच में मैंने क्या किया है ए ओ पी, तो ए ओ पी को मैं इधर भी ले सकती हूँ और ए ओ पी को मैं इसके साथ भी ऑपरेट कर सकती हूँ। तो दोनों के साथ ऑपरेट करूँ तो कंडीशन ये बनती है। और अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो जैसे कि हमने देखा था ये कंडीशन किसकी होती है,
हर्मिशियन ऑपरेटर की हो जाती है। अब यहाँ पर हम इसको हर्मिशियन एडजॉइंट को भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये जो हमारे पास कंडीशन है AOP की बजाय यहाँ हम किसको रिप्लेस कर दें, एक अन्य वेक्टर ले लें और वो कहलाए, उसको हम रिप्लेस कर दें किससे, BOP से, और तब भी ये दोनों बराबर हों तो हम ये कह सकते हैं कि BOP ऑपरेटर AOP का हर्मिशियन एडजॉइंट होगा। तो हर्मिशियन एडजॉइंट की कंडीशन को हम ब्रैकेट में इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। और इसी तरह से ये जो हमने रिलेशन दिखाया है इसके द्वारा हम हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन ब्रैकेट नोटेशंस में दर्शा सकते हैं। और हर्मिशियन एडजॉइंट को हम कैसे दिखाते हैं ये हम पहले भी देख चुके हैं कि AOP एडजॉइंट दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऊपर एक प्लस का लंबा सा साइन है, क्रॉस का साइन है, और ये कहलाता है डेगर साइन। यानी जो AOP का कॉन्जुगेट AOP का जो एडजॉइंट है वो किसके बराबर है, BOP के, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और इसका म्यूचुअल भी सेटिस्फाई होता है कि BOP का जो एडजॉइंट है वो किसके बराबर होगा, AOP के बराबर होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये था आपके पास किस तरह से हम ब्रे और कैट नोटेशंस में आपके पास हर्मिशियन ऑपरेटर को दिखाते हैं और कंडीशन को दिखाते हैं और एडजॉइंट की कंडीशन को दिखाते हैं, और किस तरह से हम स्केलर प्रोडक्ट को व्यक्त करते हुए प्रायिकता दिखाते हैं, और स्टेट फंक्शंस की किस प्रकार से हम ऑर्थोगोनल कंडीशन दिखाते हैं, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन दिखाते हैं। तो ये सब हमने देखा है कि ब्रैकेट नोटेशंस एक्चुअली किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ किए जाते हैं। अब हम एक एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं कि मान लो कि साई इज इक्वल टू है 2ψ1 माइनस ψ2, और और ये जो ब्रे वेक्टर है ψ1 वो इस तरह से लिया गया है आपके पास कि ये मान कितने के बराबर है कि 2 ब्रे U1 माइनस U2 ब्रे वेक्टर के बराबर है। और यहाँ पर एक कैट वेक्टर को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ψ1 प्लस आयटा ψ2 के बराबर है, और ब्रे वेक्टर को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये ब्रे ψ1 और माइनस आयटा ब्रे ψ2 के बराबर है। यानी कि ये इसका एक तरह से मैंने इस फाई का कॉन्जुगेट यहाँ पर मैंने इससे दिखा दिया है इसके ब्रे वेक्टर से। और इसी तरह मैं यहाँ भी ये कह सकती हूँ कि जो मेरे पास साई है मैंने उसका यहाँ पर ये ब्रे वेक्टर से इसको निरूपित किया है। तो चूँकि ये रियल है इसलिए इसको एज इट इज़ ही दर्शाया जा रहा है, इसको चेंज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ कैट को ब्रे में चेंज कर दिया गया है। ये साई हमने यहाँ पर दिखाया है। तो अब हम इन दोनों को देखते हैं कि ये मेरे पास साई है, ये ψ1 है, और यहाँ पर हम इन दोनों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे देख सकते हैं, निरूपित हम कैसे कर सकते हैं कि ये ब्रे साई था मेरे पास। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ये यहाँ पर इधर नहीं है, ये साई है। एक्चुअली ये इसका अगर मैं इसको काट के लिखूँ तो मैं इसको यूँ भी दर्शा सकती हूँ कि ये केवल इसका जो मैंने साई वेक्टर लिखा है उसका कैट का ये ब्रे में मैंने चेंज किया है, कैट वेक्टर को ब्रे वेक्टर में चेंज किया है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं और देखते हैं, मान निकालते हैं किसका, कि आपके पास फाई और साई और फाई को गुणा करते हैं। ये ब्रे वेक्टर है, ये कैट वेक्टर है। तो ब्रे वेक्टर का हमने देखा था कि इस कैट का ब्रे वेक्टर मैंने लिखा है सेम ही है, बस कैट किस में बदल गया है, ब्रे वेक्टर में बदल गया है। तो एक्चुअली इससे हम ये भी सीख रहे हैं कि परस्पर हम गुणा कैसे करेंगे और कैट को ब्रे में कैसे बदलेंगे। तो ये कैट वेक्टर था जो कि ये रियल था, इसलिए ब्रे वेक्टर भी इसका रियल ही रहा है, वही रहा है, सिर्फ कैट फंक्शंस को किस में बदल दिया गया है, ब्रे फंक्शंस में। इसी तरह यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये फाई एक कैट फंक्शंस था जिसमें आयटा था, तो इसको जब मैंने ब्रे फंक्शन में बदला है तो प्लस आयटा को किस में कन्वर्ट कर दिया है, माइनस आयटा में। अब हम ये गुणन देखते हैं, सारे इनर प्रोडक्ट्स को हम देखते हैं। तो साई का फाई के साथ, यानी ब्रे साई का कैट फाई के साथ, तो ब्रे साई का मान क्या है, ये है, तो ये मैंने यहाँ रख दिया है। कैट फाई इधर से हमने ले लिया, उसको यहाँ रख दिया। आप इसको गुणा करते हैं तो पहले ब्रे ψ1 को गुणा करूँगी तो 2ψ1 ब्रे का किससे इंटर प्रोडक्ट होगा, कैट के ψ1 से, तो ये माना जाएगा। अब ये मेरे पास मैंने ψ2 का प्रोडक्ट किया है, इनर प्रोडक्ट किसके साथ, कैट ψ1 के साथ, तो ब्रे ψ2 का कैट ψ1 के साथ ये इनर प्रोडक्ट हो गया। अब सेकंड टाइम में हमने क्या किया है कि इस जो ब्रे वेक्टर है इसको हमने इससे गुणा किया है, इस कैट वेक्टर से ψ2 के, तो ये हो गया 2 आयटा ψ1 ψ2 इनर प्रोडक्ट। और अब इन दोनों को गुणा किया है तो क्या लिख सकती हूँ, माइनस आयटा ψ2 का ψ2 के साथ इनर प्रोडक्ट। और हम जानते हैं ये मान 1 होता है, ये भी ψ1 का ψ1 के साथ 1 होगा क्योंकि ये नॉर्मलाइज कंडीशन है, और ये मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि ψ1 ψ2 का जब आपस में होता है तो मान हमें क्या मिलता है, इनर प्रोडक्ट होता है तो 0 मिलता है, और स्वयं का स्वयं के साथ होता है तो 1 मिलता है। तो फाइनली मान मेरे पास आ जाता है 2 माइनस आयटा। इसी तरह साई ब्रे का हमने साई कैट के साथ किया है
तो साई ब्रे का मान ये और साई कैट का मान ये। सिर्फ अंतर क्या है कि ब्रे जब हमने कैट में बदला है तो कैट वेक्टर ब्रे में बदल गए हैं, लेकिन चूंकि आइटा नहीं है इसलिए साइन क्या रहेगा, माइनस। अब गुणा करिए तो यहाँ इनर प्रोडक्ट होगा ब्रे साई 1 का कैट साई 1 के साथ, ये 2 और 2 4 हो गया गुणा होके। अब इसका मैंने इसके साथ किया है इनर प्रोडक्ट, तो 2 साई 1 साई 2 आ गया। इसका अब हमने इसके साथ किया तो ब्रे साई 2 का साई 1 के साथ किया इनर प्रोडक्ट, और फिर ब्रे साई 2 का कैट साई 2 के साथ इनर प्रोडक्ट किया। अब हम इसको देखते हैं कि साई 1 का साई 1 के साथ 1 होगा, साई 2 का साई 2 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगा, लेकिन साई 1 का साई 2 और साई 2 का साई 1 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए मान क्या आ जाएगा 5। इसी तरह आप 5 का इनर प्रोडक्ट दिखा सकते हैं साई कैट के साई के साथ। इसी तरह ब्रे 5 का इनर प्रोडक्ट आप कर सकते हैं किसके साथ, कैट 5 के साथ। तो ये बहुत एक सिंपल रिलेशंस हैं जो हमने समझ लिए हैं पहले, तो हम इनको आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि अगर रियल है और ब्रे वेक्टर को कैट में बदलेंगे तो सिर्फ कैट नोटेशंस ब्रे में चेंज हो जाएंगे, लेकिन कोई माइनस प्लस साइनस में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर ये कॉन्जुगेट क्वांटिटी है, इमेजनरी पार्ट इसमें है, तो आपके पास जब ब्रे वेक्टर से आप कैट वेक्टर में चेंज करेंगे तो अब आप आइटा वाली टर्म को प्लस आइटा वाली टर्म को माइनस आइटा में बदलेंगे और माइनस आइटा वाली को प्लस आइटा वाली में आप बदल सकते हैं। और कैट नोटेशंस को किस में चेंज कर देंगे, ब्रे नोटेशंस में। सिर्फ इतना सा काम आपको करना है। और इनर प्रोडक्ट के लिए आप अच्छे से जानते हैं, स्वयं वेव फंक्शन का स्वयं के साथ होगा तो मान 1 आएगा, और एक वेव फंक्शन का जब दूसरे के साथ होगा इनर प्रोडक्ट तो मान 0 आएगा। तो इस तरह से आप जो इनके न्यूमेरिकल्स हैं आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।